E equal to not mc square. Only a vegetarian brain which can retain the experiences continuously without losing the intensity can understand M and C is not MC, it is MC. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके देखने वाले हैं और हम लोग एक क्विक रिकैप करने वाले हैं सारे ही टॉपिक्स का कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और किन किन फार्मूलाज को याद करना है। रात बैठ के मैं रोल करदा दोस्तों में स्टोन बुक चिल करदा मार मारने का बस दिल करदा करदा करके मैं जोर शोर मोर करदा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। इसमें भी मोस्टली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जितने भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट। टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला होता है, बहुत इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बहुत इजी होता है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर आपका हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है ना। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के जो एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। और बाकी पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी, दो पोस्टुलेट्स हैं, आपको तो ये याद ही होगा, है ना। मतलब एक बार मैं बता दूंगा तो आपको याद आ जाएगा, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इसलिए मैंने उसको बाद में बताया। अब यार देखिए, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कब एप्लीकेबल होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तब एप्लीकेबल होता है जब हमारा जो वेलोसिटी होता है ना, एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत बहुत कम होता है। और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन तब एप्लीकेबल होता है जब हमारी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होती है। जैसे c/2 हो गया, c/4 हो गया। बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी स्पीड हुआ तो हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। और वेलोसिटी अगर हमारी बहुत कम हुई तो हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक एक करके धीरे धीरे हर एक पार्ट वाइज देखते जाएंगे। स्टार्टिंग करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और एक एक करके हम लोग देखेंगे। और इसका मैं और एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चंस लूँगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम ओरिएंटेड, उनको मैं लूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये एक लाइन लेता हूँ ए, तो क्या ये लाइन लंबी है या छोटी। तो आप बोलोगे कि यार ये लंबी है या छोटी, ये मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं इसको कंपेयर नहीं करूँगा, राइट। तो चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बी। अब बताओ आपकी ए लाइन जो है वो छोटी है या बड़ी। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि ए जो हमारी लाइन है वो भी छोटी है और ये बड़ी है, राइट। वैसे ही क्या होता है कि कोई इंसान छोटा होता है यहाँ पे इंडिया में, कोई इंसान इंडिया में लंबा होता है 6 फीट का, लेकिन वो केन्या वगैरह में जाने के बाद वही इंसान फिर वापस से छोटा हो जाता है, राइट। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं एक चीज़ का, तो वो हमेशा दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में करते हैं कि क्या कहते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, कि हम किसी भी एक पोजीशन को अगर हम लोग मेजर करते हैं ना, किसी भी हम लोग एक पोजीशन को मेजर करते हैं, बेसिकली आप सब ने तो ग्रेजुएशन वगैरह किया ही है, तो मैं एक क्विक रिकैप ही दे रहा हूँ, है ना। तो मैं उतना ही बेसिक में मैं नहीं समझाने वाला। तो ये पी एक पोजीशन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में। ये कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और पी क्या है, यहाँ पे एक पोजीशन है।
तो इस p के पोजीशन को दिखाने के लिए हम इसका रेफरेंस में कहते हैं कि ये x y z और एक t कोऑर्डिनेट पे है, राइट। तो इसी से हम लोग बताते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, मान लीजिए इसका नाम s है, तो ये s क्या हुआ, ये p पोजीशन के लिए, ये s इस p पोजीशन के लिए हुआ इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम को नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन जीरो होता है। एक्सीलरेशन जीरो होने से मेरा मतलब है कि वेलोसिटी का जीरो होना या फिर वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाना। नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ जो होता है वो होल्ड करता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि न्यूटोनियंस मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स हमने आज तक पढ़ा है, जैसे जितने भी फार्मूले हैं S = ut + ½ at², ये सब अप्लीकेबल होते हैं। नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम को एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, या फिर इसको रोटेटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। और इसमें न्यूटन का जो लॉ होता है, न्यूटन का जो मैकेनिक्स है वो होल्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरे टाइप का मैकेनिक्स लगता है। व्हेन डू वी अप्लाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारी वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत 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 कम होती है। अगर हम स्पीड मान लें कि 5000 किलोमीटर पर घंटे है, ठीक है, तो ये जो हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसके कंपैरिजन में क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग दो फ्रेम ले लेते हैं, ये एक एस फ्रेम हो गया, एक एस डैश फ्रेम हो गया, और ये कोई पोजीशन है पी पोजीशन, जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लेंगे एस और एस डैश में, तो एक्स वाई जेड टी होगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम जो भी हमारा मोशन हो रहा है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ये जो हमारा फ्रेम है ये रेस्ट पे है, और ये जो हमारा फ्रेम है वो मोशन कर रहा है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन कर रहा है? नहीं। जेड डायरेक्शन में कोई मोशन कर रहा है? नहीं। मोशन किस में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो चेंजेस किस में होंगे? चेंजेस भी होंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, है ना। देखिए ना क्या है, ये जीरो, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो गया ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अभी अगर हमको एक टी टाइम के बाद अगर हमको कैलकुलेट करना होगा कि कितना फ्रेम जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो कितना आगे बढ़ गया, तो तो क्या होगा? v × t, v वेलोसिटी है, t टाइम के बाद कितना आगे बढ़ जाएगा? t टाइम पे t से। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा p पोजीशन है, इसको हम लोग s फ्रेम और s डैश फ्रेम में कैलकुलेट करते हैं कि इसके सेम कोऑर्डिनेट्स, इसके जो p पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इन दोनों के रिलेशन को हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाला है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये चारों इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहे जाते हैं। x डैश = x - vt, y डैश = y। बेसिकली जो दोनों ही फ्रेम है उसमें y डायरेक्शन में कोई भी रिस्पेक्टिव मोशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। z डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो t डैश = t और x डैश = x - vt। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों सिमिलर ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा वेलोसिटी जो होता है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। वहाँ पे एक टर्म आता है 1 - v²/c², ठीक है। तो ये जो 4 गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है ना,
इसमें ही आप ये सब ये जो टर्म है इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ला सकते हो। तो इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चली हो जाती है। कंपैरिजन का मतलब हो गया कि जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और हमको वेलोसिटी दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर मतलब इसके कंपैरिजन में जो वेलोसिटी है जब वो उसके कंपैरिजन में चली जाती है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, तभी हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। अदरवाइज हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमको 4 इक्वेशंस देखने होते हैं। जैसा हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में 4 इक्वेशंस निकाले थे, वैसा ही लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में 4 इक्वेशन होते हैं, यानी कि x डैश y डैश z डैश और t डैश को x y z और t के फॉर्म में लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं ये चारों इक्वेशंस। ये चारों इक्वेशंस जो हैं वो ये है, तो आप इनको याद कर लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको याद करना भी इजी है। आपको सिर्फ ये एक टर्म याद कर लेना पड़ेगा, गामा से इसको डिनोट करते हैं बुक में, पर ये आप ये याद कर ले सकते हो। ये इसको आप यहाँ पे यूज़ करोगे, एक्स डैश में यूज़ करोगे, टी डैश में यूज़ करोगे। जब मास वेरिएंस आप पढ़ोगे ना तभी भी आप ये चीज़ इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि क्या है इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था वो सेम ही है, सिर्फ 1 - v²/c², यानी कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था अगर उसको हमको रिलेटिविस्टिक में बदलना है तो क्या करना होगा, सिर्फ ये जो टर्म है इससे डिवाइड कर देना होगा। टी डैश वाले फॉर्म में भी सिर्फ डिवाइड कर देना होगा, राइट। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब एक इनमें एक पैटर्न था, राइट, कि एक फार्मूला आप याद कर लोगे तो दूसरा आपको याद करने में इजी होगा। इसलिए मैंने इनको पार्ट 1 में रखा है और बाकी पार्ट 2 में रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, है ना, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सब मैं पार्ट 2 में कराने वाला हूँ और पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।